अब हम अगर कैंसर के ट्रीटमेंट या इलाज की बात करें तो कैंसर का इलाज जो होता है वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का कैंसर है और उस हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। इतना तो तय है, ये जान लीजिए कि कैंसर का जो भी दवा है वो कैंसर को खत्म पूरी तरह नहीं कर पाता है, किसी किसी केस में हो पाता है, वरना कि ये कैंसर की जो दवाएं हैं, जो तरीका है, ये सिर्फ व्यक्ति का जो जीवन आयु है उसको कुछ दिन के लिए बढ़ा देता है। बस यही, अगर कोई व्यक्ति अगर 10 साल में मरना है तो अगर उसका ट्रीटमेंट होगा तो 15 साल जिएगा। तो कैंसर की टाइप पर ये डिपेंड करता है कि वहाँ उसका इलाज उसका किस तरह से किया जाए। ठीक है, तो सबसे जो कॉमन तरीका है कैंसर के ट्रीटमेंट का वो है सर्जरी। ठीक है, तो डॉक्टर को अगर लगता है कि इस जगह सर्जरी किया जा सकता है तो वहाँ पे क्या करता है डॉक्टर कि जहाँ पे ट्यूमर बन रहा होता है उसको सर्जरी के द्वारा काट के हटा दिया जाता है। लेकिन इस अधिकतर केसों में देखा गया है कि सर्जरी करने के बाद भी फिर से कैंसर हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए यहाँ पर कोई सेल है, यहाँ पे ट्यूमर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ट्यूमर है कैंसर का, इसका जो सर्जरी होगा तो इसके डॉक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया को ही काट के निकाल देगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी एक बाल के बराबर भी सेल अगर बच जाता है, रह जाता है बाय मिस्टेक, तो फिर से वो कैंसर हो जाएगा। और ये बात को नोट करना ज़्यादा जरूरी है कि एक बार अगर किसी ट्यूमर में, अगर कैंसर के इफेक्टेड पार्ट में अगर एक बार भी चाकू लग जाता है, ब्लेड लग जाता है, तो सेकेंड बार जो कैंसर होगा भयानक रूप से बहुत तेजी से फैलेगा। ठीक है, तो सर्जरी ही इसका लास्ट उपाय नहीं है। बहुत सारे केसों में सर्जरी के अलावा कीमोथेरेपी भी किया जाता है, कुछ केमिकल्स को के द्वारा कैंसर के सेल को नष्ट किया जाता है। तो सर्जरी वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर डॉक्टर उसको आसानी से ऑपरेट कर पाए, उससे दूसरा अंग प्रभावित न हो, उस जगह पर सर्जरी होगा। अब मान लीजिए किसी को लीवर में हो जाए तो वहाँ क्या सर्जरी होगा, किसी को ब्रेन में ट्यूमर हो जाए तो बहुत मुश्किल है। हाँ, किसी को अगर पैर में हो जाता है तो वो आसानी से उसका सर्जरी करके हटा देगा डॉक्टर। दूसरा जो तरीका है वो है आपका कीमोथेरेपी। जैसा कि नाम से पता चलता है, कीमो केमिकल, यानी केमिकल्स के द्वारा कैंसर की कोशिकाओं को, ट्यूमर की कोशिकाओं को नष्ट कर देना कीमोथेरेपी कहलाता है। कीमोथेरेपी जब किया जाता है किसी भी कैंसर के पेशेंट का, तो सिर्फ कैंसर का कोशिका ही नहीं डैमेज होता है, नॉर्मल साधारण जो सेल होता है शरीर का वो भी डैमेज होने लगता है। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि शरीर और कैंसर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और अंततः देखा गया है कि कैंसर ही जीत जाता है। क्यों? क्योंकि कीमोथेरेपी एक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो क्या करता है कि कैंसर कोशिका को तो नष्ट करता ही करता है, साथ ही साथ नॉर्मल कोशिकाओं को भी नष्ट कर देता है। इसलिए कीमोथेरेपी का जो डोज दिया जाता है एक टाइम इंटरवल पे दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आज दिया एक डोज तो फिर कल दे दिया एक डोज। अगर ज़्यादा, थोड़ा सा भी ज़्यादा डोज पड़ जाएगा तो पेशेंट वहीं मर जाएगा। तो कीमोथेरेपी में ये जो टाइम इंटरवल क्यों किया जाता है? क्योंकि जब कैंसर का सेल ड्रग्स के प्रभाव से नष्ट हुआ तो नॉर्मल सेल भी नष्ट हुआ, तो थोड़ा सा जब गैप दिया जाता है तब तक में बॉडी फिर से नए सेल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर यह भी देखा जाता है कैंसर का भी सेल निर्माण होने लगता है। तो नॉर्मल जो बॉडी का सेल जो रिपेयर करता है अपने आप को, फिर से जो बनाता है, उसके बनने का दर
स्लो होता है, जबकि कैंसर सेल का बनने का दर बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये कैंसर के जो इलाज में जो कीमोथेरेपी यूज होता है, आखिर कौन कौन से रसायन, कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं और वो कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो आपने टेक्सस नाम का पौधा का नाम सुना होगा, जो अमेरिका में पाया जाता है। उसके छाल से एक अल्कलॉइड्स निकाला जाता है जिसका नाम है टैक्सोल। क्या नाम है? टैक्सोल। इस दवा को भी कीमोथेरेपी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ट्यूमर है, ये अगर ये कीमोथेरेपी अगर दवा दे दें तो इसके बगल का जो सेल्स है इसको भी नष्ट करेगा, तो कैंसर को भी नष्ट करेगा। मान इतना नष्ट कर दिया तो इतना नॉर्मल सेल को भी नष्ट कर देगा। तो इसलिए ये जो दवा होता है टैक्सोल, यह बहुत ज्यादा एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, यानी कैंसर सेल को मारने का क्षमता इसमें बहुत ज्यादा होता है और साथ ही साथ नॉर्मल सेल को भी मार देता है। तो जनरली जो यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, कीमोथेरेपी में, तो ये टैक्सोल नाम का ये दवा होता है जो टेक्सस नाम के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद दूसरा एक दवा हम बता रहे हैं, एक है विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। ये जो केमिकल्स है, एल्कलॉइड्स है, इसके बारे में कई बार नीट से लेकर यूपीएससी के एग्जाम तक में इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है कि ये विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन क्या है। ये विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन जो होता है ये अल्कलॉइड है, जो आपके हमारे घर में जो नॉर्मल सा जो गुलाबी या फिर रेड कलर का जो फ्लावर होता है ना, उस पौधा से प्राप्त होता है, जिसका बॉटनिकल नेम है विसिया रोजिया, और हम लोग अपने भाषा में अगर हिंदी की बात करें इसको हम लोग सदाबहार का पौधा बोलते हैं। इस फ्लावर के बारे में, फूल का हम ये जो इमेज है डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। देखने पर आप पहचान जाइएगा कि यह सदाबहार का है। तो इससे जो दवा निकलता है एल्कलॉइड्स, इसका नाम है विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन, और इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, और उस कैंसर का नाम है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर अर्थात ल्यूकेमिया। ठीक है, तो ल्यूकेमिया के इलाज में कौन सा दवा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? तो ये विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन का जो ऑब्टेन किया जाता है एक प्लांट से जिसका नाम है विसिया रोजिया या फिर सदाबहार का पौधा। उसके अलावा जो कैंसर के ट्रीटमेंट में जो कीमोथेरेपी ड्रग्स की अगर हम लोग बात करें तो आप जानते हैं कि डीएनए जो होता है वो एसिड होता है, यानी अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो अगर किसी डीएनए को किसी अल्कलाइन के पास रिएक्ट करा दें, उसके पास ले जाए, तो क्या होगा? उसका जो स्ट्रैंड जो है ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब डीएनए ही टूट जाएगा तो सेल बचेगा जी? नहीं ना, सेल नष्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे जो अल्कलाइटिंग एजेंट है, जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, इसका नाम है साइक्लोफॉस्फामाइड। क्या नाम है? साइक्लोफॉस्फामाइड। ये साइक्लोफॉस्फामाइड जो एल्कलॉइड, ये अल्कलाइटिंग एजेंट्स है, इसका भी इस्तेमाल कीमोथेरेपी के रूप में किया जाता है। और ये क्या करता है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उस स्ट्रैंड को यह ब्रेक कर देता है। तो किसके डीएनए के स्ट्रैंड को? कैंसरस सेल के डीएनए के स्ट्रैंड को, और साथ ही साथ नॉर्मल सेल के भी डीएनए के स्ट्रैंड को यह ब्रेक कर देता है, जिसके कारण कैंसर का जो सेल है नष्ट हो जाता है। उसके अलावा एक और प्लांट एल्कलॉइड है जिसका नाम है एक्टिनोमाइसिन डी। याद रखेंगे, एक्टिनोमाइसिन डी, और इसका भी इस्तेमाल कीमोथेरेपी के रूप में किया जाता है। ये क्या करता है कि ब्लॉक कर देता है जब डीएनए का जो सिंथेसिस होता है। अगर आप लोग सेल साइकिल पढ़े होंगे 11th क्लास में, तो एस फेज होता है, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और एम फेज होता है। तो सेल साइकिल का जो एस फेज होता है, जिस समय वो डीएनए, एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है, उसी समय ये क्या करता है, उस मैकेनिज्म को यह सीज कर देता है, स्टॉप कर देता है, जिसके कारण
ये डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो सेल डेड कर जाता है। इसके अलावा बहुत सारे एनालॉगस हैं, जैसे नाइट्रोजन बेस का, जैसे प्यूरिन पैरामिडिन का एनालॉगी, यानी हम शक्ल तैयार कर लिया जाता है और उसको पेशेंट में दिया जाता है इंट्रावेनस मैकेनिज्म के द्वारा, सुई के द्वारा या फिर या सलाइन के द्वारा जब दिया जाता है तो ये जो नाइट्रोजन बेस का जो एनालॉगी होता है डीएनए के नाइट्रोजन बेस के एनालॉगी के साथ वो जाके जुड़ जाता है और डीएनए को इनएक्टिव कर देता है और इस प्रकार से वो डीएनए स्वतः नष्ट हो जाता है। तो ये तरीका है आपका कीमोथेरेपी का। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये भी होता है कि जब कीमोथेरेपी किया जाता है तो पेशेंट बहुत वीक हो जाता है, हेयर लॉस होता है, भूख नहीं लगना, वॉमिटिंग करना, ये सब इसके साइड इफेक्ट इसके साथ आ जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है इलाज का तरीका वो है बोन मेरो ट्रांसप्लांट। तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट जब किया जाता है तो उस केस में मान लीजिए किसी को ब्लड कैंसर हो गया है और वो उसके ब्लड में WBC की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो एक ट्रीटमेंट बोन ट्रांसप्लांट भी होता है। तो आप जानते हो कि बोन का जो मेरो होता है, बोन मेरो समझते हो कि बोन के अंदर का जो ये मांसल जो स्टक पार्ट होता है, हम लोग क्या कहते हैं बोन मेरो। इस बोन मेरो में जो सेल्स होते हैं वो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, मेरिस्मेटिक टाइप का, जैसे प्लांट में मेरिस्मेटिक सेल्स होता है, तो यहाँ पे जो सेल्स होता है जो डिफ्रेंशिएट नहीं होता है किसी खास को काम को करने के लिए, बल्कि सिर्फ एक सेल होता है जो किसी भी रूप में इसको बदला जा सकता है, उस सेल को हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल। अभी जो स्टेम सेल है, यह स्टेम सेल से ही WBC बनता है, RBC बनता है, प्लेटलेट्स बनता है, यानी यह क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है। जैसे अनडिफ्रेंशिएशन को ऐसे समझिए कि मैट्रिकुलेशन तक सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, अनडिफ्रेंशिएट होते हैं, लेकिन मैट्रिकुलेशन के बाद जब +2 में जाते हैं तो कुछ साइंस ले लेते हैं, कुछ आर्ट्स ले लेते हैं, कुछ कॉमर्स ले लेते हैं, तो उस बच्चे का क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन हो गया, अलग अलग पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके अपना स्टडी कर रहा है, उसका डायरेक्शन और जो डेस्टिनेशन दोनों क्या होगा, बदल जाता है। तो इस तरह से हम समझे तो स्टेम सेल भी क्या है, वो मैट्रिकुलेशन के स्टूडेंट की तरह है, यानी कि वो स्टूडेंट है, लेकिन किसका स्टूडेंट है वो कहना मुश्किल है, वो आगे बनता है बाद में, यानी अलग अलग रूप में वो बाद में चेंज होता है। तो स्टेम सेल को क्या किया जाता है कि जिस व्यक्ति एक्चुअली ब्लड कैंसर होने का अर्थ ही वहाँ क्या उसका जो फैक्ट्री है, ब्लड बनाने का फैक्ट्री है ना बोन मेरो ही उसका खराब हो चुका है, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि किसी हेल्दी पर्सन का जो बोन मेरो उस व्यक्ति में लगा दिया जाता है, यानी बोन मेरो लगाने का अर्थ हुआ क्या, स्टेम सेल को वहां पर इम्प्लांट कर दिया जाता है। अब वो बोन मेरो का जो सेल है यानी स्टेम सेल है, फिर वो मल्टीप्लाई करके नॉर्मल WBC का निर्माण करता है। तो ये भी एक परमानेंट टेक्निक इलाज हो पाता है। इस केस में बोन मेरो ट्रांसप्लांट के केस में देखा गया है कि कैंसर का पेशेंट सर्वाइव कर जाता है। तो ये बोन मेरो ट्रांसप्लांट भी क्या है, कैंसर के ट्रीटमेंट का एक तरीका है। और एक चौथा जो है वो है आपका इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में एक्चुअली क्या होता है कि एक साइंटिफिक अप्रोच है, एक सोच है कि क्यों ना शरीर के ही इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा तंत्र को इतना डेवलप करा दिया जाए कि कैंसर के जो सेल्स होते हैं उसको वो खुद नष्ट कर दे। ठीक है, एक्चुअल में होता यह है कि जब कैंसर का जो फॉर्मेशन होता है, यानी क्या कैंसरस सेल का जब निर्माण होता है बॉडी में, तो कैंसरस सेल हमारे इम्यून सिस्टम से खुद को बचा लेता है कि हम नजर में न आ पाए, सिस्टम के नजर में न पहचाने जाए, वरना सिस्टम अगर हमको पहचान लेगा कि ये एबनॉर्मल हो चुका है, पागल हो चुका है, हमको मार देगा। तो अपने आप को वो क्या कर लेता है, हाइड कर लेता है, छिपा लेता है और अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है। अगर इम्यून सिस्टम को टारगेट कर दिया जाए, एक्टिवेट कर दिया जाए कि आप जो है कैंसर सेल देखिए बन गया है, वो आपकी बॉडी को नष्ट करेगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसी को क्या करेगा, खत्म कर देगा, कैंसर सेल को नष्ट कर देगा। तो इम्यूनोथेरेपी के द्वारा क्या किया था, जिससे क्या एक
इंटरफेरोन, इसका नाम आपने सुना होगा, अल्फा इंटरफेरोन। क्या नाम है? अल्फा इंटरफेरोन। ये अल्फा इंटरफेरोन जो है यह हमारे इम्यून सिस्टम को इतना एक्टिवेट कर देता है कि वो कैंसर सेल को नष्ट कर देगा। दूसरा एक आता है एंटीबॉडी, इसको हम लोग बोलते हैं मैजिक बुलेट। क्या बोलते हैं? मैजिक बुलेट। तो मैजिक बुलेट या अल्फा इंटरफेरोन जो है, इसी को दूसरा नाम क्या है? मैजिक बुलेट। यह अल्फा इंटरफेरोन लैब में सिंथेसाइज्ड है और जब किसी व्यक्ति में इसको इंजेक्ट कराया जाता है तो उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कैंसर सेल को डिटेक्ट कर लेता है और उसको नष्ट कर देता है। तो यह भी एक तरीका है कैंसर को हराने का, कैंसर को नष्ट करने का। उसके बाद एक और तरीका है हार्मोनल थेरेपी, हार्मोन के द्वारा। इस थेरेपी का इस्तेमाल खास करके प्रोस्टेट कैंसर वगैरह में किया जाता है। अब प्रोस्टेट क्या है? ग्लैंड है। थायराइड क्या है? ग्लैंड है। तो वो जो हार्मोन्स निकाल रहा है एबनॉर्मल, जब प्रोस्टेट ग्लैंड में या फिर थायराइड ग्लैंड में कैंसर होता है तो एबनॉर्मली जो हार्मोन्स होता है बहुत ज़्यादा निकालने लगता है। तो ऐसे दवा को दिया जाता है जो हार्मोन का जो रिलीजिंग है, हार्मोन जो बन रहा है बॉडी में बहुत तेजी से, उसको सप्रेस कर देता है, हार्मोन बनना ही बंद कर देता है। जब हार्मोन बनना बंद हो जाएगा तो कैंसर से स्वतः नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो यह जो हार्मोन का जो थेरेपी है ये किस में किया जाता है? तो प्रोस्टेट कैंसर, थायराइड का जो कैंसर होता है उस स्थिति में। और सबसे जो वेल नोन, जाना पहचाना जो एक और तरीका है वो है रेडियोथेरेपी। क्या है? रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी में जनरली कोबाल्ट का एक आइसोटोप है जिसका नाम है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 व आयोडीन का एक आइसोटोप है आयोडीन 125 और एक और एलिमेंट है जिसका नाम है इरिडियम 192। ये सभी क्या है? आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव नेचर के हैं और इनसे जो रेडिएशन निकलता है तो यह रेडिएशन जब कैंसरस सेल से होकर गुजरता है तो उसमें जो डीएनए है उस डीएनए को क्या करता है? अनकॉइल कर देता है, ब्रेक कर देता है। जब डीएनए ही नष्ट हो जाएगा तो सेल स्वतः नष्ट हो जाएगा। तो ये जो रेडिएशन है कोबाल्ट 60 का, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर किसी ने नाम सुना होगा, बिहार का पटना में है महावीर कैंसर हॉस्पिटल, तो उसमें जो रेडिएशन जो दिया जाता है वो किसका? तो कोबाल्ट 60 का।